चैप्टर नंबर 8 का सेकंड थ्योरम स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि थ्योरम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत कंपलसरी होता है। फर्स्ट कंसेप्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसमें हम ये सीखना चाहते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट सी डी का प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कैसे बनाया जाता है मैथमेटिकली। तो लाइन सेगमेंट सी डी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपने सी डी के दोनों एंड पॉइंट्स यानी सी और डी से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर्स वी शैल गेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट पॉइंट को हम लेबल कर देते हैं पॉइंट ई, सेकेंड पॉइंट को हम लेबल कर देते हैं एज पॉइंट एफ। अब इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान यानी E से लेकर F तक का ये जो डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट EF इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट CD। इसका इन डिटेल जो है इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्शन का वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मौजूद है, उसको आप जरूर देखिएगा। अब थ्योरम की डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और इसका स्पेशल केस बनता है कि ये जो लाइन सेगमेंट CD है, अगर उसका एक सिरा, एक कॉर्नर, एक एंड पॉइंट इस लाइन AB के साथ ओवरलैप कर जाए, आपको नजर आ रहा है अब इस सेकंड फिगर में ये जो पॉइंट सी है वो ए बी के साथ ओवरलैप कर चुका है। तो इस सिचुएशन में सी डी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए अब पॉइंट सी से हम कोई परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, बिकॉज पॉइंट सी और ए बी के दरमियान डिस्टेंस 0 हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक एंड पॉइंट यानी डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और पॉइंट सी और इस पॉइंट ई के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा यानी सी से लेके ई तक का लाइन सेगमेंट, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी डी। फर्स्ट कंसेप्ट हमने सीखा प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस सेकंड थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और बेसिक कंसेप्ट है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्रीज बट ग्रेटर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट, वो एंगल जो 0 से डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 90 डिग्री से लेस हो, यानी 0 और 90 के दरमियान दरमियान में आता हो, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 degrees is an acute angle, 30 degrees is an acute angle, 45, 79 ये सारे acute angles होते हैं। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर बुक पे देखा जाए तो ये काफी लेंथी और डिफिकल्ट महसूस होती है। इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम डायग्राम की मदद से आसान, शॉर्ट और इजी वर्ड्स में इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इस मकसद के लिए हम कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल ABC और इस थ्योरम में एक्यूट एंगल की बात होगी। तो जो एक्यूट एंगल अंडर स्टडी होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल ए के साथ। वी सपोज कि एक्यूट एंगल लाइज एट पॉइंट ए। अब आप देखिएगा इस एक्यूट एंगल ए को कंटेन करने वाली दो साइड्स हैं, यानी इस एंगल ए को बनाने वाली दो साइड्स हैं, एक है साइड ए सी, सेकेंड है साइड ए बी। अब इनमें से किसी एक साइड का आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। हम नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी AC का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। और प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम सीख चुके हैं कि हमने इस लाइन सेगमेंट AC के एंड पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हम सपोज करते हैं कि ये परपेंडिकुलर पॉइंट D के ऊपर AB को इंटरसेक्ट करता है। तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं A और D, इन दोनों के दरमियान आने वाला पोर्शन वो प्रोजेक्शन होगा AC का। यानी व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC? AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC। ये हमने सीखा था। अब हम आते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट की जानिब। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप जानते हैं कि ट्राइंगल के पास टोटल 3 साइड्स हैं, साइड AB, साइड BC, साइड CA। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्यूट एंगल A की ऑपोजिट साइड यानी BC का आपने स्क्वायर लेना है और इसको इक्वल कर देना है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। बाकी दोनों रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन सी बनी? एक है साइड AB और दूसरी है साइड AC। तो आपने इन दोनों के स्क्वायर्स लेने के बाद रिजल्टिंग क्वांटिटीज को ऐड कर देना है। फिर इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर ये एक वर्ड मेंशन है, डिमिनिश्ड बाय। डिमिनिश्ड बाय का मतलब होता है डिक्रीज्ड बाय समथिंग। डिक्रीज करने का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। फिर इसी थ्योरम की स्टेटमेंट में आगे जाके आप देखिएगा एक वर्ड लिखा हुआ है ट्वाइस का। ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। अब आपने ये समझना है कि ये समथिंग क्या होगी।
इन ब्रैकेट्स को कैसे फिल किया जाएगा? तो याद रखिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपने एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली हॉरिजॉन्टल साइड को मेंशन करना है, ए बी को, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्यूट एंगल की जो नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी ए सी थी उसके प्रोजेक्शन को लेकर आना है। तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी? हमने सीखा था इट इज इक्वल टू ए डी। इसको टू प्रूव की हेडिंग के नीचे एक बार फिर रिपीट किया जाएगा। तो अभी हम जरा स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट है इन एनी ट्राइंगल, ये जरा गौर कीजिएगा और अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट कीजिएगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है एनी, इसका यहाँ पे एक स्पेशल मीनिंग है, यानी ये जो थ्योरम है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। आपने देखा था जो फर्स्ट थ्योरम है वो सिर्फ उस ट्राइंगल के ऊपर वैलिड था जिसके पास ऑब्ट्यूज एंगल हो। अगर एक ट्राइंगल के पास ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है तो वो फर्स्ट थ्योरम और उस ट्राइंगल के ऊपर वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल राइट ट्राइंगल के पास जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता तो फर्स्ट थ्योरम आप राइट ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आगे स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle। तो ये देखिए मैंने जिक्र किया था कि एक वर्ड मेंशन होगा diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। यहां पे रेक्टेंगल का जिक्र है, इसको इन डिटेल में डिस्कस करना जरूरी नहीं है क्योंकि इसको डिस्कस किए बगैर थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एट द एंड इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन एंड के ऊपर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम गिवन को स्टडी करेंगे। गिवन के अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी जो है इसका एक्यूट एंगल मौजूद है पॉइंट ए के ऊपर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इस बात पे हम मेंशन कर देते हैं ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद एन एक्यूट एंगल सी ए बी एट पॉइंट ए। उसके बाद हमने नोटेशन डेवलप करनी है कि कैपिटल बी के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करवाना है, कैपिटल सी के सामने वाली साइड यानी यहां से लेके यहां तक इस साइड को हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करना है, और कैपिटल ए के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जरा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये जो सी का डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस है, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मैंने अर्ज किया कि पॉइंट सी, ये जो सी है ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है। इस बात को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि टेक मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए। इसको याद रखना बहुत इजी और सिंपल है, टेक्निक है छोटी सी एक। ये देखें कि ट्राइंगल के तीन अल्फाबेट्स हैं ए बी और सी, इन तीनों में से लेफ्ट हैंड साइड पर ए एब्सेंट है, जो एब्सेंट होता है उसको स्मॉल साइज में यहां लिखा जाता है। इसी तरह सी ए के अंदर बी मिसिंग है तो बी राइट साइड पे आ जाएगा, और ए बी के अंदर सी मिसिंग है, सी बी राइट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बताना है कि यहां पे हमने सी डी एक परपेंडिकुलर बनाया था, हमने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कौन सी लाइन के ऊपर? लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, और इसकी वजह से हमें प्रोजेक्शन क्या मिला था? ए डी। ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ साइड ए सी। इन बातों को भी हम मेंशन कर देते हैं। ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन टू ए बी सो दैट ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन साइड ए बी। इसके बाद ये जो प्रोजेक्शन है यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक का डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स के साथ। इस बात को भी हम मेंशन कर देते हैं। ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ ए डी हमने सपोज किया इक्वल टू एक्स, और इसके अलावा ये जो परपेंडिकुलर था सी से लेकर डी तक का, इसकी हाइट को हमने रिप्रेजेंट किया एच के साथ। ओके, इन बातों को यहां पे हमने मेंशन कर दिया। अब आगे जाने से पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन है इसकी डायग्राम के अंदर, वो मैं आपको इधर बताऊंगा, उसको आप याद रखिएगा क्योंकि वो आगे जाके प्रूफ के अंदर इस्तेमाल होगी। तो हम जरा ये सारी इंक यहां से रेज कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर भी यहां से जरा मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी। अब जरा देखिए जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, यानी ए से लेके ये जो डिस्टेंस है ए से लेके डी तक का, इसको हमने रिप्रेजेंट करवाना है, प्रोजेक्शन की लेंथ है ये, इसको हमने रिप्रेजेंट करवाना है स्मॉल एक्स के साथ।
फिर इसके बाद ये जो पॉइंट ए से लेके हमारे पास बी तक का डिस्टेंस था, यानी साइड ए बी, इसकी मेजरमेंट को गिवन के नीचे हमने सीखा था कि हमने रिप्रेजेंट करना है किसके साथ, स्मॉल लेटर सी के साथ। तो ये सी का डिस्टेंस है। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये डिस्टेंस तो हमने देख लिया, लेकिन पॉइंट डी से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, इसकी कैलकुलेशन अभी हमने सीखनी है, क्योंकि ये आगे प्रूफ में इस्तेमाल होगी। इसका कंसेप्ट यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं। आप जरा देखिए, अगर हम ए डी डिस्टेंस को ऐड करवा दें बी डी डिस्टेंस में, तो हमें रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट, इनकी पेरेंट लाइन सेगमेंट, होल लाइन सेगमेंट ए बी मिल जाएगी। यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ डी बी इज इक्वल टू द होल लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी जो है वो इन दोनों पार्ट्स के सम के इक्वल है। अब यहां पर हमारे पास ए से लेके डी तक का डिस्टेंस इक्वल टू एक्स हमने सपोज किया था, और डी बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो डी बी अगर रिक्वायर्ड है, वो हम मालूम करना चाहते हैं उसकी मेजरमेंट, तो एक्स को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सी में से, तो डी बी विल बी इक्वल टू सी माइनस एक्स। अब ये याद रखने वाला पॉइंट है कि पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। इसके बाद टू प्रूव, मैंने कहा था मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, तो आप जरा देखिए, ये स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एक्यूट एंगल पॉइंट ए के वाला आपने लिया है, तो एक्यूट एंगल ए की ऑपोजिट साइड यानी बी सी का स्क्वायर आपने लेना है, और इसको इक्वल करना है एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। अब एक्यूट एंगल को कौन कौन सी दो साइड्स कंटेन कर रही हैं, एक है साइड ए बी और दूसरी है साइड ए सी। तो इन दोनों के स्क्वायर्स लेने के बाद रिजल्टिंग क्वांटिटीज को आपने ऐड करवाना है। फिर ये जो वर्ड स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था डिमिनिश्ड बाय, इसकी वजह से हमें याद रहेगा कि हमने नेगेटिव साइन लगाना है। फिर आगे ये जो लिखा हुआ है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्यूट एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड ए बी को मेंशन किया जाता है, और सेकंड ब्रैकेट में नॉन हॉरिजॉन्टल साइड के प्रोजेक्शन को लिखा जाता है, यानी ए सी का प्रोजेक्शन को मेंशन किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए डी। यहां पे एक और पॉइंट और तलब है कि अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट ब्रैकेट में नॉन हॉरिजॉन्टल साइड को ला सकते हैं ए सी, फिर यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या चेंज आएगा, फिर आपको हॉरिजॉन्टल साइड यानी ए बी का प्रोजेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। तो ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रोजेक्शन इटसेल्फ लाइन ए बी के इक्वल होगा। लेकिन अगर आपने ये अरेंजमेंट चेंज की, तो इसकी वजह से आगे आने वाली तमाम बातें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और अगर आपने इसको चेंज करने के बाद नेक्स्ट आने वाली स्टेटमेंट्स वगैरह को चेंज ना किया, तो आपका थ्योरम गलत कंसिडर किया जाएगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसको हम नोटेशन वाइज यूं भी लिख सकते हैं कि हमने बी सी को, हमने जो है बी सी को ए से रिप्रेजेंट किया था, ए सी को बी से रिप्रेजेंट किया था, ए बी को सी से रिप्रेजेंट किया था। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब हमारे पास प्रूफ आता है इसका। इसको प्रूव करने के लिए याद रखिएगा, शुरू की कुछ लाइंस बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 की स्टार्टिंग 4 to 5 लाइंस दे आर एग्जैक्टली द सेम। सो वहां पे अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए की, इधर भी हम उसी ट्राइंगल की बात करेंगे। ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसका 90 का एंगल कौन से पॉइंट के ऊपर मौजूद है, पॉइंट डी के ऊपर मौजूद है। तो हम यहां बता देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दिस इज गिवन टू अस। फिर इसके बाद हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखें, 90 के ऑपोजिट ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज कंसिडर की जाएगी, x विल बी इक्वल टू बेस, h विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये पिथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस की मेजरमेंट के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की मेजरमेंट का स्क्वायर। तो ये जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर्ड प्लस सी डी स्क्वायर्ड। इसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब नोटेशन लिखनी है, तो ए सी की जगह पर बी मेंशन होगा, ए डी की जगह पर एक्स मेंशन होगा, और सी डी की जगह एच मेंशन होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें मिल जाएगी। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ये आगे यूज होगी।
इसके बाद आपको याद होगा कि फर्स्ट थ्योरम में हमने दूसरी ट्राइंगल सी डी बी को भी कंसिडर किया था, तो यहाँ पे भी हम सेकंड ट्राइंगल सी डी बी को कंसिडर करते हैं और उसमें भी पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल जो सी डी बी है, इसका भी राइट एंगल उसी सेम पॉइंट डी के ऊपर मौजूद है। इसका हाइपोटेन्यूज ए होगा, इसकी बेस मैंने आपको बताई थी सी माइनस एक्स होगी और परपेंडिकुलर इसका वही होगा जो पहली वाली ट्राइंगल का था। पिथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा बी सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर्ड प्लस सी डी स्क्वायर्ड। अब यहाँ इनकी नोटेशंस लिख देते हैं, बी सी की जगह ए, बी डी की जगह सी माइनस एक्स और सी डी की जगह एच। अब याद रखिएगा यहां तक फर्स्ट और सेकंड थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आगे डिफरेंस आएगा ड्यू टू दिस फॉर्मूला। फर्स्ट थ्योरम में आपके पास ये सिचुएशन बन रही थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां सेकंड थ्योरम में आपके पास सिचुएशन चेंज होगी, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा ऐसे। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप लोग देखिए, ये जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पोर्शन को यहां से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम बी स्क्वायर मेंशन कर देंगे। ये सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास, हमने जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को रिप्लेस किया बी स्क्वायर के साथ और रीजन बता दी यूजिंग 1 इन 2। अब जस्ट रीअरेंज करते हैं, यहां तक भी सफिशिएंट है, लेकिन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको ले आते हैं। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2सी एक्स, यहाँ पे आके हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट।